हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस फर्स्ट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो है हमारी जो क्लास होगी वो 2024 के सेट नंबर 4 पे होगी। और इसके पहले हमने जो है 3 सेट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सबसे पहला था EX और दूसरा है EY और तीसरा है क्या EZ। और ये 12th क्लास मैथ्स का अंसाल पेपर चल रहा है। और सेट नंबर 1, 2 और 3 के बाद आज हम लोग सेट नंबर 4 को यहाँ पे अपनी क्लास में करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, जिनमें हमारे कुछ 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं और कुछ 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 जो है पार्ट होते हैं, यानी कि पार्ट A, B, C, D और क्या E। और हर एक पार्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। तो आज सिर्फ 4 नंबर तक के क्वेश्चन हमारे होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपने 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, यानी कि आपको 4 ऑप्शन देंगे और आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन टिक करके जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का A पार्ट है। इसमें कह रहा है कि ए रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट Q स्टार ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एज फॉलोज। ठीक, रिलेशन इज सच दैट A इज रिलेटेड टू B इफ A इक्वल टू 1/B, देन ऑन Q स्टार दिस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तीसरा ऑप्शन है ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। और जो चौथा ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो एक बार यहाँ पे समझा देते हैं क्या है। तो कह रहा है कि एक रिलेशन बनाया गया है जो एक सेट Q स्टार पे बना हुआ है, और जो Q स्टार है वो अपना एक नॉन रियल नंबर का सेट है, यानी कि रियल नंबर में से 0 को हटा दिया गया है। उसके बाद हमारे रियल नंबर में जो नंबर बचते हैं उनका एक सेट है Q स्टार। और उन पे एक रिलेशन डिफाइन इस प्रकार से किया गया है कि उस सेट के 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो जाएंगे यदि जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल हो, यानी कि A इक्वल टू 1/B लिखा गया है, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे का उल्टा होना चाहिए। तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी कि वो स्वतुल्य संबंध है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, यानी कि सम्मित है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रामक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, लेकिन वह स्वतुल्य और सम्मित नहीं है। और चौथा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, स्वतुल्य भी है और ट्रांजिटिव संक्रामक भी है, बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं, लगाते ही सवाल को। आसान सवाल है, रिलेशन एंड फंक्शन से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें एक सेट दिया गया है और हमारे पास जो सेट है वो यानी कि ये है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर A। यहाँ पे एक सेट है Q स्टार, और ये जो Q स्टार है वो नॉन जीरो रेशनल रियल नंबर का सेट है। नॉन जीरो रियल नंबर यानी कि अशून्य वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय है, यानी कि इसमें हमारे जो है 0 नहीं आएंगे। और जो रिलेशन है वो डिफाइन किया गया है, उसमें बोला है कि जो R है वो रिलेटेड है, मतलब जो A है वो रिलेटेड है B से, सच दैट कब ये रिलेटेड हो जाएगा B से? व्हेन जो A है वो इक्वल हो जाए 1/B को। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि जो रिलेशन R कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि A, B जिनके बीच रिलेशन बनता है उनको ऑर्डर पेयर का फॉर्म में लिखते हैं, सच दैट A इज इक्वल टू 1/B वेयर A, B इज बिलोंगिंग Q स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। अब ये जो हमारा लिखा गया है कि जो A है वो 1/B के इक्वल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? AB इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो चाहे आप इसको ऐसे रीड कर लीजिए या फिर ऐसे रीड करेंगे तो आपको लगाने में थोड़ा आसानी होगी। तो कोई भी 2 एलिमेंट A और B आपस में रिलेटेड हो जाएंगे कब? जब उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि ऑर्डर पेयर का पहला वाला एलिमेंट
और दूसरा वाला एलिमेंट, या फिर ऐसे कह देंगे कि यहाँ से उठाई हुई दोनों एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट 1 के बराबर है तो वो दोनों जो हमारे नंबर होंगे इस सेट के वो आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये है रिलेशन की डेफिनेशन। तो जो इस रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो करेगा वो रिलेशन वाले सेट में आ जाएगा, यानी कि उनका ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हम यहाँ पे, हमको 3 चीज़ों पे यहाँ पे पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पेयर। तो तीनों को अलग अलग चेक कर लेते हैं। अब जो होगा उसी हिसाब से अपना यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग करेंगे रिफ्लेक्सिव का, मतलब रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। तो देखिए आप सभी को पता है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो है स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब रिलेशन में तब आएंगे जब ए और बी यानी कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, रिफ्लेक्सिव में स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होता है। तो अब आप सभी को पता है कि सिर्फ 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिनका स्वयं के साथ प्रोडक्ट कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, वहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब एक -1 भी हो सकता है। तो ठीक है, बाकी और कोई नंबर ऐसा नहीं है, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनका खुद के साथ प्रोडक्ट कराएंगे तो जो है 1 आता है। तो इसी वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कोई भी तमाम सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट 2 इज़ बिलोंगिंग इन क्यू स्टार, 2 जो कि अपने सेट क्यू स्टार से लिया गया है, लिखेंगे बी कॉस 2 इंटू 2, देखिए यहाँ पे इंटू की साइन लगी है ना, 2 इंटू 2 इज नॉट इक्वल टू 1, बी कॉस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स 2, 2 इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन। यहाँ पे लिख देंगे हेंस 2, 2 इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि इस सेट के एक एलिमेंट ऐसा हमको मिल गया जिसका स्वयं के साथ रिलेशन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है कि सेट के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिनका स्वयं के साथ रिलेशन नहीं है। यहाँ तो 2 का नहीं बन रहा है, ऐसे तमाम सारे बहुत सारे हैं, पर हमको एक मिल जाए तो वही काफ़ी है। तो ये रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग दूसरा चेक करेंगे इसके सिमेट्रिक को, कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमको मान के चलना पड़ता है कि जो मतलब 2 एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे और वो दोनों इस सेट से बिलोंग करने चाहिए, और हम मान के चलेंगे कि वो दोनों उस रिलेशन में आ रहे हैं, यानी कि वो दोनों ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। तब यदि उसका उल्टा, मतलब हम मानेंगे कि ए कामा बी बिलोंगिंग इन क्यू स्टार, यानी कि ए कामा बी उस सेट से 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका आपस में रिलेशन है। तब यदि उसका उल्टा हम ये प्रूव कर दें कि बी कामा ए भी उस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता है। और सिमेट्रिक रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं सम्मित संबंध। यहाँ पे लिखेंगे लेट ए कामा बी बिलोंगिंग टू क्यू स्टार, यानी कि 2 एलिमेंट हमने पकड़ा है ए कामा बी जो कि उस क्यू स्टार नॉन जीरो रियल नंबर से लिए गए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सच दैट, ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम ए और बी को कुछ इस प्रकार से पकड़े हैं कि जो अपना ए बी है वो 1 के बराबर है, ठीक। या ऐसे कह देंगे कि सच दैट जो ए कामा बी है वो बिलोंग कर गया रिलेशन से। अगर ये कामा बी रिलेशन से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि जो ए बी होगा वो 1 के इक्वल होगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर आएगा तो डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो कर देगा। अब इसका उल्टा भी आपको समझना होता है कि अगर डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो रिलेशन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमने माना है कि ये रिलेशन के अंदर आया है तो इसलिए डेफिनेशन को फॉलो करेगा। अब क्या जो ए बी है अगर वो 1 के इक्वल है तो बी ए भी 1 के इक्वल होगा, क्योंकि नंबर को आगे पीछे करने से प्रोडक्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट में यूज़ होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस बी इंटू ए इज आल्सो इक्वल टू 1। सो देखिए अब यहाँ पे डेफिनेशन फॉलो कर गया ना, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ गया। तो सो बी कामा ए इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन हेंस सिमेट्रिक, हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया अपना, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब तीसरा हम लोग चेक कर लेंगे, जो है ये तो सम्मित संबंध है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं था पर ये सम्मित है। अब तीसरा चेक कर लेंगे जो हम अपना ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे यहाँ पे, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो है 2 एलिमेंट लिए थे उस सेट से, वैसे यहाँ पे 3 लेंगे और तीनों एलिमेंट मान लेंगे कि ए बी सी है, और इस प्रकार से लेने हैं कि ए बी इस रिलेशन से, ए बी उस रिलेशन से आ जाए, मतलब ए बी उस रिलेशन में बिलोंग करे
BC भी उस रिलेशन में बिलोंग करे, तब यदि हम उन दोनों की हेल्प से ये प्रूव कर दें कि AC भी उस रिलेशन के अंदर आ रहा है तो कह देंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो 3 एलिमेंट यहाँ पे मान के चलेंगे। देखिए इतना बड़ा इसको इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि हमको समझाना भी है। हम सीधे अगर लगाते तो इतना मतलब हमको भी बहुत कम टाइम में इसको हम आप सभी के सामने लगा के रख देते। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट ABC बिलोंगिंग Q स्टार सच दैट 3 नंबर ऐसे लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में आ गया, ये कभी 1 नंबर का भी पूछ सकता है, वैसे ये 1 नंबर लाइक क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो सच दैट यहाँ पे लिख देंगे क्या कि जो A, B है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से एंड B, C इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन। तो अगर ये दोनों रिलेशन से बिलोंग करेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो AB है वो 1 के इक्वल है एंड जो BC है वो भी 1 के इक्वल है। अब इन दोनों की हेल्प से जो है हम, चूँकि हमें A और C में रिलेशन चाहिए होता है कि AB और BC के होने के बाद अगर AC भी आ जाता है तब वो रिलेशन अपना ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो है, अब हमें A और C में रिलेशन चाहिए तो यहाँ से जो है हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे AB के नीचे आ जाएगा BC इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1 अपान में कितना 1। तो B से B कट गया तो A/C इक्वल टू 1 आ गया एंड A इक्वल टू C आ गया, A इक्वल टू C आ गया, बट हमें क्या चाहिए था AC इक्वल टू 1 चाहिए था। यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ नॉट AC इज इक्वल टू 1, जो कि AC इक्वल टू 1 नहीं है, यानी कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू इज़, यानी कि या ऐसे कह देंगे कि जो AC है वो इक्वल नहीं है किसके 1 के, सो द रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि AB और BC के होने के बाद AC नहीं हो पाया है। सो द रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, यानी कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन जो है दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन में बोल रहा है कि सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यानी कि वो सिमेट्रिक ही है, ना तो वो रिफ्लेक्सिव है और ना ही वो जो है वो ट्रांजिटिव है। तो ये भी नहीं है, तो यही वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लगाना होता है। देखिए पूरा डिटेल्स हम इसको समझा रहे हैं, तो आपको भी पूरा डिटेल से ही समझना है, तो ध्यान में रख के जो है इसको लगाने की कोशिश करिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि पहले के दूसरे वाले पार्ट पे, यानी कि पहले के बी वाले पार्ट पे। ठीक, अब देखिए अब हम लोग जो है करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी वाले पार्ट को, और इसमें जो है कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। लिखा है कि सपोज दैट सेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 4 5 6 एंड 7, यानी कि दो सेट यहाँ पे हमको दिए हुए हैं और इन पर एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है जिसके अंदर जो एलिमेंट आए हैं 1 4 2 5 एंड 3 6 है। अब कह रहा कि ये जो कह रहा कि बी ए फंक्शन फ्रॉम A टू B देन एफ इज़, यानी कि सेट A से B पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 है कि ऑन टू है या नॉट 1 1 नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये। तो देखिए यहाँ पे इसको जो है हम लोग अभी मैपिंग के द्वारा कर लेते हैं तो आराम से यहाँ पे हो जाएगा। तो इनका एक मैपिंग बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इनका सॉल्यूशन पार्ट कैसे मैपिंग बनाएंगे इनका। तो ये अपना जो है सेट A हो जाएगा और ये अपना सेट B हो जाएगा। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, इसके अंदर है 4 5 6 और क्या 7। तो यहाँ से देखिए 1 का जो इमेज है वो क्या है 4 है, तो 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है एंड जो 3 है उसका इमेज कितना है 6 है, और सेट बी में एक एलिमेंट छूट गया। तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन है कि यदि मतलब 1 1 जो 1 1 फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन यह है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ यूनिक इमेज इन सेट B देन द फंक्शन इज सेट टू बी 1 1 फंक्शन, यानी कि यदि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का सेट B में यूनिक इमेज पाया जाता है। यूनिक इमेज का मतलब ये हुआ कि सेट B का कोई भी एलिमेंट यदि सेट A के किसी एलिमेंट के लिए इमेज का काम कर रहा है तो वो सेट A के और किसी एलिमेंट के लिए इमेज का काम ना करे। जैसे यहाँ पे 4 सेट A के एलिमेंट 1 के लिए इमेज का काम कर रहा है, तो 4 और किसी के लिए अगर इमेज का काम नहीं करता है तो 4 एक यूनिक इमेज होता है। तो यहाँ पे 4 देखिए 1 का ही इमेज है और किसी का नहीं है, 5 2 का ही इमेज है और किसी का नहीं है, 6 3 का इमेज है और किसी का नहीं है। तो इसका मतलब 4 5 और 6 यूनिक इमेज हैं सेट A के। तो इस तरह के फंक्शन को जिसमें सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का सेट B में यूनिक इमेज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं
1 1 फंक्शन, तो ये फंक्शन 1 1 है। क्या हो जाएगा ये फंक्शन 1 1, हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे जो है एकाएक फलन, हिंदी में क्या बोला जाएगा एकाएक फलन। तो ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन इसलिए है बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। अब ऑनटू की डेफिनेशन क्या है? ऑनटू की डेफिनेशन ये है कि अगर सेट बी के सारे एलिमेंट के प्री इमेज पाए जाएंगे तब जो वो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा एक ऑनटू फंक्शन होता है। कोई भी एलिमेंट सेट बी में छूटना नहीं चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 7 का प्री इमेज नहीं है। 7 एक ऐसा एलिमेंट है सेट बी का जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसी वजह से ये फंक्शन ऑनटू नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे रीजन ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, ऑनटू फंक्शन ये नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज 7 इज बिलोंगिंग सेट बी हैज़ नो प्री इमेज in set A, so function is not onto, so function is not onto। तो ये फंक्शन जो है onto फंक्शन नहीं है क्योंकि सेट जो है बी का एक एलिमेंट 7 है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इस तरह से हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का बी वाला पार्ट। पहले के सी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। पहले के सी पार्ट में कह रहा है कि हमको जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है जो कि √3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है और a डॉट बी √6 के इक्वल है। तो हमें वेक्टर ए और बी के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले का जो है वो सी पार्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो वेक्टर ए है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया गया है √3 है, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 2 के, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया गया है √6 के। तो हमसे पूछा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एंगल निकालने के लिए जो है सीधे फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको ज़्यादा फार्मूला नहीं याद रखना है कि अगर हम दोनों वेक्टर का डॉट कर देते हैं तो भी वहाँ से एंगल निकल जाएगा, वहीं से कॉस थीटा की वैल्यू आती है। तो कॉस थीटा की अलग से आप फार्मूला याद करो, डॉट प्रोडक्ट अलग से याद करो, सिर्फ एक याद कर लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमें पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में कॉस थीटा होता है। ये यहीं से अभी हम साइड चेंज कर देंगे, तो आपको 1000 फार्मूले नहीं याद रखने हैं, बस इसी एक फार्मूले से काम बन जाएगा। तो ए डॉट बी किसके इक्वल है √6 के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए √3 के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यहाँ पे डॉट लगेगा, क्या यहाँ पे डॉट। हालांकि यहाँ स्केलर आ गया तो कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर में क्रॉस डॉट सब सेम होते हैं। तो यहाँ पे हालांकि मिटा देते हैं, यहाँ पे जो है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू लगा देंगे, बी का मैग्नीट्यूड 2 है, इंटू में क्या कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए इन सबको उठा के उधर लेके जाएंगे, तो अपना जो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √6/2√3। तो √3 से √3 कटेगा तो √2 टाइम जाएगा। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू आई है इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, जगह है। तो जो कॉस थीटा है वो हो गया √2/2, √2 और अपन में कितना 2, अब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 में √2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 आ जाएगी। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, कॉस कितने का मान 1/√2 होता है तो 45 डिग्री का होता है, तो पाई बाई अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो पाई/4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं तो पाई/4 आएगा आंसर, और ये है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, ठीक। अब देखिए पहले का ही डी पार्ट है, पहले क्वेश्चन का डी पार्ट, इसमें हमसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल sin² x dx, यानी कि sin² x हमारा एक फंक्शन है, उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो ये पहले का डी पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x dx। तो आप सभी को सबसे पहले तो बता देते हैं कि साइन और कॉस अगर कभी भी पावर में आते हैं तो उनका इंटीग्रेशन आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पावर को हटा के मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन की घात 2 है, तो इसको आपको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है। फार्मूला कौन सा है? फार्मूला है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है साइन के टर्म में, तो 1 - 2 sin² थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे आ गया sin² थीटा, और वहाँ पे दिख रहा है बस थीटा की जगह क्या है x है, तो यहाँ पे थीटा को मिटा के x ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x हो जाएगा, एंगल है कुछ भी रख सकते हैं आप,
और यहाँ पे भी आप कर लेते हैं यहाँ पे x। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हमें इस पूरे वाले टर्म को उठा के इस साइड में लेके जाना होगा और इस वाले टर्म को उठा के इधर लेके जाना होगा, ठीक। तो ऐसे में ये क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, और यहाँ से साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो हमारी है 1 माइनस कॉस 2x, और अपान में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये साइन स्क्वायर x की जगह पे हम जो है इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर x, तो इसके जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x, और अपान में कितना 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो ऊपर से 1 नीचे से 2 तो बाहर हो जाएगा, तो 1/2। उसके बाद यहाँ पे हमारा बचेगा 1 माइनस कॉस 2x, और यहाँ पे कितना dx। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। अब अगले स्टेप में हमको करना ये है कि यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का अलग इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे ब्रेकर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 1/2 का इसके इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई है, तो ब्रेकर लगाएंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे अलग, और 1 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, और फिर यहाँ क्या dx, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और ये जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर लेंगे यहाँ पे, तो 1/2 हो जाएगा। 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और cos 2x का होता है sin 2x, और अपान में x के गुणांक से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। और अपना जो है प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि c कहाँ लगाऊँ, अंदर रखूँ बाहर रखूँ, कहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट आएगा तो 1/2c बनेगा, ठीक। तो फिर से उसको आप एक दूसरा कांस्टेंट नाम दे सकते हैं। तो कांस्टेंट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस डिवाइड, इस 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो x माइनस, और यहाँ पे sin 2x, और जब नीचे आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और प्लस में कितना हो जाएगा c, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। तो इसमें से आपको जो है वो ऑप्शन नंबर है पहला वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, तो पहला वाला ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के ही ई पार्ट को, और इसमें हमसे कह रहा है कि पहले के ई पार्ट में बोला है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ द एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है d3y अपान dx³ का होल स्क्वायर, d3y अपान dx³, इसका क्या है अपना होल स्क्वायर है। उसके बाद क्या है जो है प्लस में x³, प्लस में x³ और है जो है प्लस में x³ dy अपान में dx, dy अपान में कितना dx, और जो है इसका क्या है होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है, और प्लस में है 8y, और इज इक्वल टू है log x बेस में e। इसका हमें पूछ रहा है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dy बाई dx आया है वो मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx कितनी बार अधिकतम मतलब मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ पे 1 बार किया गया है, तो अधिकतम कौन है, ये है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो अपना 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या है, एक बार फिर से, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देंगे, मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला टर्म, डेरिवेटिव बस टर्म नहीं, मैक्सिमम डेरिवेटिव। और एक चीज़ होती है डिग्री, डिग्री क्या होगा, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसके जो पावर होगी। तो अगर इसकी डिग्री पूछी जाती तो ऑर्डर तो इसका 3 हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरा वाला सही है। अगर डिग्री भी यहाँ साथ में लिख देंगे, पूछा तो नहीं है लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी पावर तो कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो डिग्री इसकी 2 है, ऑर्डर इसका 3, ऑर्डर हमसे पूछा था तो आप ऑर्डर पे ही टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और ये भी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे का ए पार्ट है, और इसमें जो है कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो कॉट इनवर्स -1/√3 की हमें निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि मुख्य मान यहाँ पे निकालना है। तो ये दूसरे का ए पार्ट है। तो क्या करते हैं इसके लिए, तो किसी भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो आप सभी को जो है सबसे पहले उसको x के इक्वल मान लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट कॉट इनवर्स, यहाँ पे लिख देंगे लेट प्रिंसिपल वैल्यू, आप ऐसे लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स
माइनस में 1/√3 इज इक्वल टू कितना यहाँ पे x। ऐसे आप हमेशा मान लीजिए। अब इस काट इन्वर्स को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ से जो है कह सकते हैं कि जो 1/√3 है वो हमारा काट इन्वर्स उधर जाके काट बन जाएगा, काट x के बराबर हो जाएगा, सीधा लिख देंगे। जो काट x है वो माइनस में 1/√3 के बराबर है। अब ये जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ये आपका ट्रिग्नो में चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आ गया कि जो काट x है वो माइनस में 1/√3 के क्या है, इक्वल है। तो काट की वैल्यू आ चुकी है निगेटिव, और आप सभी को पता होना चाहिए कि काट फंक्शन जो होता है वो निगेटिव होता है अपना सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो आंसर होगा वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। बट जो काट इन्वर्स की रेंज है, जो काट इन्वर्स की रेंज है, देखिए आंसर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। यहाँ पे लिखेंगे बट रेंज ऑफ काट इन्वर्स एक्स, यहीं साथ में लिख देंगे रेंज ऑफ काट इन्वर्स एक्स होती है क्या, 0 से पाई होती है, ओपन इंटरवल। तो रेंज हमारी है ये 0 डिग्री है और ये पाई है, अरे यार ये पाई है, ठीक। तो ये 0 है, ये पाई है, तो ये हमारी इसकी रेंज होती है काट की। तो यहाँ से लेके यहाँ होती है, बस इंटरवल कौन सा लगा है, ओपन। तो इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। तो मतलब हमारा जो आंसर होगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब तक चौथे में भी आ रहा था, तो अब चौथा कट चुका है क्योंकि वो रेंज के क्या है, बाहर है। पहला भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉट की वैल्यू निगेटिव आ चुकी है। तो बचा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बचा हुआ है। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं तो सबसे पहले हम एक एक्यूट एंगल ढूंढेंगे, यानी कि कॉट, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो एक्यूट एंगल मिलेगा उसको अपने सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में से उसी एंगल को माइनस कर देंगे। तो एक्यूट एंगल क्या होगा, तो ये चेक करेंगे कॉट कितने की वैल्यू 1/√3 है, माइनस भूल जाओ। तो कॉट कितने की वैल्यू 1/√3 है ये देख लेंगे यहाँ पे, और उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो कॉट x है वो माइनस यहीं रहने दीजिए, और कॉट कितने की वैल्यू है, तो कॉट 60 अंश का मान होता है 1/√3, और 60 अंश को लिखते हैं π/3। अब कॉट x की वैल्यू ये इसके बराबर है, और यही चीज़ जो है ये जो माइनस में कॉट π/3, अभी तो ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है क्योंकि ये अंदर चला जाएगा ना ये। तो हमें ये जो एक्यूट एंगल एक ढूंढे हैं उसी को पाई में से घटाना होता है। तो ये पूरी चीज़ जो है, ये हमारी पूरी चीज़ जो है वो बराबर हो जाएगी, देखिए किसके, कॉट पाई में से इसको घटा दीजिए π/3। ये क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि पाई में से अगर किसी एक्यूट एंगल को घटाते हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे। सेकंड में जाना था क्योंकि हमारा आंसर वहीं पे दिख रहा है। तो यहाँ से जो कॉट x है, अब ये देखिए तीनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हैं, ये दो भी बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो जो कॉट x है इसको सिंप्लीफाई करा देंगे तो कॉट 2π/3 आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे ना, 3π - π 2π/3 कंपेयर कर लेंगे, तो जो x की वैल्यू आई वो 2π/3 आ गई, और जो x है वो किसके इक्वल है, x प्रिंसिपल वैल्यू थे। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आई गई वो हमारी कितनी आ गई, 2π/3। देखिए ना, हमने माना था कि लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस में 1/√3 इज इक्वल टू x। तो प्रिंसिपल वैल्यू को x माना था और x की वैल्यू 2π/3 आ चुकी है। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमेशा x मान लीजिए। फिर यहाँ से देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ट्रिग्नो में बदलने के बाद। तो यहाँ से दिखाई दिया, अच्छा माइनस आ रहा है, तो माइनस चौथे में, ये वाला कॉट माइनस चौथे में, तीसरे में होता है। बट रेंज के हिसाब से हमारा आंसर सेकंड या फर्स्ट में मिलेगा, चौथा तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। अब सेकंड में जाने के लिए इस नेगेटिव को आपको कभी भी ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने की वैल्यू 1/√3 हो रही है। जितने की होगी उसको पाई में से घटा के सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो ये सब करने के बाद हमें x की वैल्यू 2π/3 प्राप्त हुई है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहीं पर लगा लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे के बी वाले पार्ट को। और क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले पार्ट में कह रहा है कि जो है हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन है अपना e⁻y x+1, e⁻ जो है y है ये, और यहाँ पे है ये x+1, और ये इक्वल दिया है, और हमें शो करना है कि सो दैट ये जो है वो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू dy अपॉन dx का क्या है, होल स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम अपने EZ वाले सेट में एकदम लास्ट अभी जो ख़त्म किए हैं, EZ के क्वेश्चन नंबर 9 के बी का ये सेकंड पार्ट में हमने वहाँ पे इसको सॉल्व कराया है। क्या, एक बार यहाँ पे लिख देंगे कहाँ पे इसको सॉल्व कराए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम जो है, इसका जो सॉल्यूशन है वो 2024 के EZ के क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट के सेकंड पार्ट में हमने इसको कराया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से देख के इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तब हम लोग बढ़ेंगे अपने
क्वेश्चन नंबर दूसरे के ही सी वाले पार्ट में। और क्वेश्चन नंबर दूसरे के सी पार्ट में बोला है, एक मिनट, इसमें कह रहा है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y² अपान 1 + x² है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसका जो सी पार्ट है इसमें बोला कि dy और अपान में कितना dx इज इक्वल टू कितना है 1 + y² और अपान में कितना है 1 + x²। तो हमें इसको सॉल्व करके जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू जनरल सोल्यूशन को निकालना है। तो यहाँ पे लगा देंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि चरों की पृथक्करण विधि। कैसे करते हैं उसको, तो y वाले सारे टर्म को dy की तरफ ले जाएंगे और x वाले सारे टर्म को dx की तरफ लेके जाते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को उठा के इधर ले आएंगे और उसको उठा के उधर ले जाएंगे। और इसको ऐसे इसलिए भी करते हैं क्योंकि dx और dy कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो dx वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको उठा के उधर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये सब लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो सही रहेगा यार। बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि चरों की पृथक्करण विधि से क्या हो जाएगा, तो dy अपान में 1 + y² इज इक्वल टू dx अपान में 1 + x²। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, काम बन जाएगा। इंटीग्रेशन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान 1 + y², ठीक, इज इक्वल, और यहाँ पे कितना dy इज इक्वल टू 1 अपान 1 + x², और यहाँ पे कितना dx। अब ये जो 1 अपान 1 + y² लिखा गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये tan इनवर्स y का ये इंटीग्रेशन है। तो ये tan इनवर्स y हो जाएगा, और ये जो है वो tan इनवर्स x का है, और प्लस में कितना हो जाएगा c हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक नंबर का सवाल है तो इसको ज़्यादा देर तक करेंगे नहीं। तो इस तरह से हमारा हुआ ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी वाला पार्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे के डी वाले पार्ट में। तो इसको मिटाना पड़ेगा, फिर हम आगे लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो है डी वाले पार्ट में कह रहा है, दूसरे का डी है ये, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। दूसरे के डी पार्ट में बोला है कि इंटीग्रेट साइन tan इनवर्स x अपान 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इंटीग्रेट करना है साइन फंक्शन अपने पास से साइन, और यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स x अपान 1 + x², और हमें इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे dx। तो इंटीग्रेशन की साइन लगा के dx यहाँ पे मतलब इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स x को t मानेंगे तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 1 अपान 1 + x² होता है, नीचे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे सीधे दिख रहा है, यहाँ पे लिख देंगे पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t। अब जिसको t मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। तो tan इनवर्स x को t मान लिया तो 1 अपान 1 + x² इसका डिफ्रेंशिएशन आता है, और इनटू में कितना dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा। तो रख देंगे वैल्यू उठा के साइन, उसके बाद tan इनवर्स x को क्या पुट कर दिया हूँ t, और ये देखिए जब ये सारा ये t हो गया तो ऊपर 1 बचा है, इनटू में 1 कर सकते हैं। तो 1 और ये पूरा मिल के dx मिल के किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अपना dt के बराबर हो जाएगा। और साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में cos t होता है, और प्लस में कितना हो जाएगा c। अब यहाँ पे माइनस cos t की वैल्यू रख देंगे, और t है अपना tan इनवर्स x, तो माइनस में cos tan इनवर्स x और प्लस में क्या हो जाएगा c। वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो इस तरह से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, हिंदी में भी यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर ऐसा देखिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है वो डी वाला पार्ट। अब हम दूसरे के ई वाले पार्ट को यहीं पे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है वो ई वाला पार्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द गिवन इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल टू 1/4, पी बी इक्वल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, देन फाइंड पी ए नॉट एंड बी नॉट, यानी कि प्रॉबिलिटी है। पी मतलब प्रॉबिलिटी। तो यहाँ पे दिया है कि हमारे पास एक इवेंट है ए, दूसरा इवेंट है बी, उन दोनों की प्रॉबिलिटी और उनके इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, और हमसे पी ए नॉट एंड बी नॉट, यानी कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए नॉट, इट मीन्स ए डैश एंड बी डैश पूछ रहा है।
ठीक है, तो क्या क्या गिवन है हमको, यहाँ पे लिख देंगे गिवन दैट, दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल, कितना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल कितना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दी गई है 1/2 के इक्वल, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर दिया है, तो ये हमारा जो है वो 1/8 दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या निकालना है, तो यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि टू फाइंड हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट, ठीक। तो आज सभी को सबसे पहले तो यही बता देते हैं कि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में अगर कभी भी एंड लिखा है तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक, और अगर कभी भी आर लिखा है तो इसका मतलब होगा यूनियन, तो ये इंटरसेक्शन को दिखाता है और ये यूनियन को दिखाता है आर, ठीक है। तो हमें इस सवाल को लगाना है और इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट को लिख सकते हैं ए डैश, एंड का मतलब देखिए अभी हमने समझा है इंटरसेक्शन, और यहाँ पे बी डैश, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे निकाल के बतानी है। तो यहाँ पे इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, सबसे पहले वाले मेथड से हम यहाँ पे करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे पी ए 1/4 के इक्वल है, पी बी 1/2 के इक्वल है, पी ए इंटरसेक्शन 1/8 के इक्वल है, तो एक कंडीशन होती है कि इफ़ पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये कंडीशन होती है। यानी कि यदि यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इन दिस क्वेश्चन मेथड नंबर ये फर्स्ट है, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए है ना, यहाँ पे देखो कैसे पी ए की वैल्यू कितनी है, आप लोग इसको रफ वर्क में कर लीजिएगा, दिखा दे रहे हैं आपको। पी ए की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 के, पी बी 1/2 के, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 के, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना 1/8 के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस, दिखा देते हैं। अच्छा चलो यहाँ पे पी ए कितना है 1/4, पी बी कितना 1/2, ये कितना 1/8, तो इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे ऐसा आ गया ना यहाँ पे, तो ये अपना बन जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/8। तो कभी भी अगर पी ए इंटू पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, इसका मतलब है कि वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। यहाँ पर लिख देंगे हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि दोनों इवेंट ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब देखिए एक थ्योरम होती है क्या, कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन ए डैश बी द आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट उनके इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन ए डैश एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और हमें ये चीज़ निकालनी थी, देखिए जो निकालना था वो आ चुका है। तो अब यहाँ पे पी ए डैश क्या होगा, पी ए डैश का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए डैश का मतलब हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू इसका मतलब होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन में क्या बी डैश। ठीक, इतना बड़ा नहीं करेंगे, ये सारे फार्मूले हम सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए कर रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस पी ए करेंगे तो 1 माइनस पी ए किसके बराबर है अपना 1/4 के बराबर है, इंटू 1 माइनस पी बी किसके बराबर है 1/2 के बराबर है, और यहाँ पे निकल के आ रहा है जो हमें चाहिए होगा। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन
बी डैश, और ये निकल के आ जाएगा 3/8। तो 3/8 हो जाएगा हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इस तरह से किया गया ये सवाल, ऐसे कर सकते हैं। ये सब कुछ समझाने के लिए जो है ये इतनी सारी बातें लिखें। 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ये सारी बातें, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि ये लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको करने में टाइम नहीं लगेगा जब आप यहाँ पे लगाएंगे। थोड़ा ठीक ठाक ढंग से करेंगे तो एग्जामिनर भी आपको जो है अच्छे नंबर दे देगा, मतलब काटेगा नहीं। हालांकि आंसर लाने से मतलब नहीं है, थोड़ा प्रोसेस के साथ करिए तो ज़्यादा सही रहेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हुआ ये मेथड नंबर 1। अब देखिए मेथड नंबर 2 जो है उसका ये क्या है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मेथड नंबर 2 को आप जो है ना लगा सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से। किससे लगा सकते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ से। देखिए कैसे लगाते हैं, समझाते हैं मेथड नंबर 2 को। तो देखिए मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है, 1 मिनट, डी मॉर्गन्स लॉ से कर सकते हैं इसको। सेकेंड मेथड अपना जो है वो ये है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। नॉट लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई डी मॉर्गन्स लॉ, बाई डी मॉर्गन्स डी मॉर्गन का रूल से, डी मॉर्गन का रूल क्या है कभी भी कि यही है कि जो अपना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है वो इक्वल हो जाता है ए यूनियन बी का डैश, इसके इक्वल ये हो जाएगा। अब ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? तो और ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? 1 माइनस ए यूनियन बी, ये होता है। तो ये जो है ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश की जगह पे हम इस चीज़ को उठा के रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं कि जो ए यूनियन बी होता है वो अपना ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूरा लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू उठा के पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? तो यहाँ पे जब हम चलेंगे तो ये चीज़ जो है अपनी हो जाएगी पी ए, सॉरी यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा, मतलब हम जो है ए डैश और बी डैश जगह पे यहाँ पे पी भी लगा देते। चलिए यहाँ पे पी लगा देंगे तो प्रोबेबिलिटी, हालांकि डी मॉर्गन्स लॉ ये है, वहाँ पे पी नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए नहीं लगा। तो हम यहाँ पे पी लगा लेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे भी पी लगा देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये हमारा जो पी ए डैश बी डैश है वो ये बन जाएगा, हमारा बन जाएगा अपना क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए, ये इसको लिखते हैं पहले, यहाँ पे लिखते हैं, 1 मिनट जो है यहाँ पे समझाते हैं। चलिए नीचे से ही सॉल्व करते हैं इसको। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है वो बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो डैश है वो किसके बराबर हो चुका है? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन बी, यहाँ पे डैश लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हो जाएगा अपना जो है, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन बी का ये फार्मूला ओपन कर लेंगे, पी ए प्लस पी बी ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू उठा कर रख देंगे तो यहाँ पे ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस ए यूनियन बी पी ए की वैल्यू कितनी है? 1/4 प्लस पी बी, उसकी वैल्यू कितनी है? 1/2, ठीक। यही है ना, पी बी 1/2 है ना। आगे फिर माइनस पी एंड ए इंटरसेक्शन भी 1/8 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ निकलना ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है
यहाँ से प्रोबेबिलिटी को हटा लेते हैं यार, कोई मतलब नहीं है प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी शब्द को हटा लेते हैं, ठीक। तो क्या बन जाएगा यहाँ से जो है अपना बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए किसके इक्वल होगा ये, तो 1 माइनस ब्रैकेट खोल देंगे ना, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे कितना हो जाएगा -1/4 -1/2 प्लस में 1/8, इन सब का एलसीएम 8 आ जाएगा। तो ये 8 टाइम जाएगा -2 टाइम गया -4 टाइम गया प्लस, और जो है 1 टाइम गया तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, तो इन दोनों को ऐड करो 9 आ जाएगा, और उनमें से इन दोनों को भी ऐड किया जाएगा तो माइनस में 6 आ जाएगा। तो 9 से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 3, 9 से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 3। अरे भाई 8 + 1 9, 9 से ये 6 से जाएगा 3/8 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ से भी 3/8 आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। तो दोनों मेथड ही सही हैं, ये थोड़ा लॉन्ग ज़्यादा है और ये आसानी से हो जा रहा है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर ये दूसरे का था अपना जो है ई पार्ट, और ये लास्ट पार्ट था दूसरे का। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे के ए पार्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे के ए पार्ट में बोला कि फाइंड x एंड y इफ़ एक मतलब यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, 2 को ऐड करके तीसरे के इक्वल किया गया है। कुछ ऐसा सिचुएशन है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो है 2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ 1 3 0 और कितना x, एक ये है, और प्लस में जो है y और 0 और 1 2 ये इक्वल हो जाएगा एक मैट्रिक्स ऑफ 5 6 और 1 और 8 इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, टू फाइंड x एंड y, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकलेगा ये, तो आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सभी को पता है कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, अगर कोई नंबर बाहर बैठा हुआ है तो उनको मल्टीप्लाई करिए सारे एलिमेंट में, तो क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 6 0 और यहाँ कितना 2x, सब के रो में होगा ये। और यहाँ पे कितना बन जाएगा अपना मैट्रिक्स y 0 1 और 2 इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 5 6 1 और कितना 8। अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में y 6 हो जाएगा, 6 और 0 6, 0 + 1 1 और 2x प्लस में कितना 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स 5 6 1 8। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। आप सभी को पता है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं कब, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं तब, और अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो 2 + y के करस्पॉन्डिंग 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 + y इक्वल टू 5। यहाँ पे लिख देना कंपेयरिंग बोथ द मैट्रिक्स, ठीक। तो 2 + y इक्वल टू 5, और यहाँ से हमें x और y जहाँ पे हैं उसी को लेंगे यहाँ पे, और अपना कितना है अगला 2x + 2 इक्वल टू कितना 8। क्योंकि x और y की वैल्यू निकालनी है तो जहाँ पे x और y दिख रहे हैं उन्हीं को यहाँ पे पकड़ लेंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 5 - 2, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ से जो है कि जो 2x की वैल्यू है वो 8 - 2 की इक्वल है, देन x इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा तो 6/2 काट देंगे आ जाएगा 3। तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई 3, और जो y की वैल्यू है वो भी निकल के आएगी कितनी 3। तो इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से करना था। ये था क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का ए वाला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे के बी वाले पार्ट को भी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी, इसमें कह रहा है कि फाइंड dy/dx इफ़ x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे x दिया गया है a थीटा माइनस में साइन थीटा, और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, और हमको दिया गया क्या y दिया गया है, y इक्वल टू दिया गया है a 1 + cos थीटा, और हमें निकालना है dy/dx। क्या निकालना है dy और अपन क्या dx हमें निकाल के देना है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो क्या करेंगे इसके लिए जो है, सबसे पहले dy/dx किसके बराबर होगा यहाँ पे लिख देंगे। अगर हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें और इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें और dy/d थीटा में dx/d थीटा से भाग कर देंगे तो dy/dx निकल जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो dy/dx है वो है अपना dy और अपान में d थीटा अपान dx अपान में कितना d थीटा।
तो अब देखिए डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट मान लेंगे। और अभी यहाँ से हम डी वाई बाई डी थीटा और डी वाई अपॉन डी एक्स इन दोनों के वैल्यू निकाल के यहाँ उठा के पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक्स इसके बराबर है तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बी कॉस एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इट मीन्स डी एक्स अपॉन में डी थीटा किसके बराबर होगा, तो ए तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और अंदर जब डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन कितना 1 माइनस साइन थीटा का कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया अपना क्या जो है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे इनको, जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ए, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप लोग रट लीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकल के आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमारा जो है ये y वाला टर्म है, तो ये क्या है y बराबर है a1 प्लस कॉस थीटा। तो y यहाँ पे भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, a कांस्टेंट हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का होता है अपना माइनस में साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में a साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन में कितना डी थीटा। अब यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन में डी थीटा किसके इक्वल होगा, ये जो माइनस में a है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, और जो साइन थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। तो ये अपना निकल के आएगा डी वाई बाई डी थीटा। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों वैल्यू को, तो रखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट निकलेगा। देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी थीटा पहले लिखेंगे, यानी कि पहले आ जाएगा इसकी वैल्यू जो कि है ए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 अपॉन ये डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये है अपना ए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ ए से ए कट गया और 2 से 2 कट गया, और एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कट चुका है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू कट चुके हैं। तो ऊपर देखिए क्या बचा कॉस थीटा बाई 2 और नीचे कितना बचा साइन थीटा बाई 2। तो क्या बन जाएगा अपना यहाँ से, तो जब ये सब कट गया है तो अपना जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, एक बार साइन थीटा बाई 2 बचेगा जो कि हो जाएगा अपना माइनस में कॉट थीटा बाई 2। तो माइनस में कॉट थीटा बाई 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो माइनस में कॉट थीटा बाई 2 आना चाहिए। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, देख लेते हैं इधर कितना आंसर दे रहा है, ठीक है। हाँ यही आ रहा माइनस में कॉट थीटा बाई 2। तो ये था तीसरे का जो है बी वाला पार्ट था, ठीक। माइनस में कॉट थीटा बाई 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे तीसरे का था बी पार्ट, ठीक। तो इस तरह से करना होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे के सी वाले पार्ट पे, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या है तीसरे का बी वाला पार्ट, देखिए आप लोग, सॉरी तीसरे का सी वाला पार्ट। चलिए देखिए तीसरे के सी पार्ट में एक इंटीग्रेशन दिया गया है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें कह रहा है कि जो है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स tan इनवर्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो ये सीधे फार्मूला है, एक सूत्र होता है कि एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देंगे, ये सीधे फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला है कि कभी भी अगर ई की पावर एक्स लिखा हो और कोई फंक्शन लिखा हो और प्लस में उस फंक्शन का डेरिवेटिव बैठा हो, तो वो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो सीधे अपना जो है ई की पावर एक्स और एफ एक्स और प्लस में सी के इक्वल हो जाएगा। ये होता है सीधा फार्मूला, मतलब कोई फंक्शन हो और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस में बैठा हो, यानी कि फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव इक्वल टू उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इक्वल हो जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस में सी, यानी कि ई की पावर एक्स फिर से वही फंक्शन इंटू में आएगा और प्लस में कितना सी। तो यहाँ पे देखिए ई की पावर एक्स लिखा है, इंटू में tan इनवर्स एक्स लिखा है, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। ये जो tan इनवर्स एक्स का उसका डेरिवेटिव है ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये हमारा जो tan इनवर्स एक्स है ये हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स, और ये है उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो ये सीधे फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये बन जाएगा अपना जो है, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स
प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है ये अपना जो है इसको ऐसे सीधा ही लिख देते हैं। हाँ, तो ये अपना बन जाएगा जो है dx, ये सीधा बन जाएगा अपना किसके बराबर, तो e की पावर x fx, तो अपना ये fx है, देखिए ऊपर लिख दिया हूँ, तो e की पावर x fx यानी कि tan इनवर्स x प्लस में क्या c, तो यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी वाला पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे के डी वाले पार्ट में, और इसमें कह रहा है कि यहाँ पे हमको 4 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए बी एंड सी, और उनके कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं। तो कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी एंड सी डी, तो लाइन ए बी और सी डी के बीच एंगल क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे तीनों पॉइंट को लिख देंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख देंगे यहाँ पे। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया गया है 1 2 3 1 2 3, और जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं अपने कितने 4 5 7, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -4 3 एंड 6, एंड डी पॉइंट है हमारा 2 9 2। तो इनके बीच हमें निकालना है ए बी और सी डी के बीच एंगल। तो दो लाइन के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, उनके डायरेक्शन रेशियो जो बनेंगे उनसे यहाँ पे एक फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ये 3D का क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर और प्लस में क्या C1 का स्क्वायर इंटू दूसरे रूट में A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर और प्लस में क्या C2 का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला कॉस थीटा का, दो लाइन के बीच में एंगल का। अब यहाँ पे जो A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, ये सब डायरेक्शन रेशियो हैं लाइन के, जिनके लाइन के बीच में एंगल निकालने हैं उनके। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास दो लाइन है AB और CD। एक लाइन मान लेंगे ये अपना AB है, ठीक है, और दूसरी लाइन कौन सा है CD है, उनके बीच हमें एंगल निकालना है। ठीक, एक लाइन ये हो जाएगी और दूसरी लाइन अपनी है CD, तो इनके बीच जो है वो एंगल हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग AB के डायरेक्शन रेशियो को मान लेंगे कि AB का जो डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 है, और जो BC का CD का डायरेक्शन रेशियो है वो A2 B2 C2 है। यहाँ पर लिख देंगे लेट dr ऑफ AB इज इक्वल टू A1 B1 एंड C1 एंड dr ऑफ dr यानी कि डायरेक्शन रेशियो हिंदी में बोलेंगे दिक् अनुपात ऑफ CD इज इक्वल टू A2 B2 एंड C2। अब यहाँ पे देखिए हमने मान लिया और सारी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो जो A1 निकलेगा और जो B1 निकलेगा वो कैसे निकलेगा, और यहाँ पे A1 B1 और क्या यहाँ पे C1। तो जो A1 होगा वो अपना x2 माइनस x1 हो जाएगा, और जो B1 होगा वो अपना y2 माइनस y1 होता है, और जो अपना C1 होगा वो अपना Z2 माइनस Z1 होगा। यहाँ से ये निकल जाएगा। तो चलिए निकालेंगे। A1 B1 C1 किसके डायरेक्शन रेशियो है, A है अपने लाइन जो है AB के, तो AB से हम निकालेंगे। अब AB लाइन हमारी ये है, तो यहाँ पे A और B पॉइंट लिए जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो फार्मूले के हिसाब से x2 माइनस x1, x2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 माइनस में x1 कितना 1, कितना बन जाएगा यहाँ पे 3। आगे y2 5 है माइनस y1 2 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ गया। आगे z2 7 है माइनस z1 3 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये रहा dr किसके, हमने यहाँ पे जो है AB के dr को निकाला। तो ये हमारे किसके dr है, ये AB के dr है, AB के। अब हम लोग निकालेंगे CD के dr को। किसको निकालेंगे, CD के dr को। dr ऑफ CD कैसे निकालेंगे, ये अपने हैं A2 B2 C2। तो देखिए A2 वही फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1, तो ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। तो इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस करते ही प्लस बन जाएगा, तो 2 + 4 6 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए B2 9 में से 3 गया, कितना जाएगा यहाँ पे 6 एंड C2
2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 8 बन जाएगा। ठीक, तो अब ये सारी वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो धीरे धीरे आएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे सारी वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे ये सारी वैल्यू, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, नाउ cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2, A1 कितना है 3 है, इंटू A2 कितना है 6 है, B1 3, B2 6 प्लस C1 4, C2 8 अपान रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस C1 कितना है 4 का स्क्वायर, इंटू अगले रूट में A2 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर आएगा। देखिए क्या है, तो यहाँ पे ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे जो है, तो हमारा यहाँ पे है जो cos थीटा है वो निकला है क्या, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा, 18 प्लस 32 अपान 9 प्लस 9 प्लस 16, 9 प्लस 9 प्लस 16 इंटू 36 प्लस 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा ये, इनको ऐड करेंगे तो 18 16 36 प्लस 32 38 68 और अपान यहाँ पे कितना 9 9 18 प्लस 18 प्लस 16 रूट में 34 इंटू 72 प्लस 64 136 आ जाएगा 136। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 68 हो जाएगा और अपान इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √17 इंटू इसको लिख सकते हैं, यानी कि इनका इसको रूट आप निकाल लीजिए ना, उसमें क्या करना है, इनका हो जाएगा कितना √17 इंटू √8 मतलब √8 का मतलब होगा 2√2, अपना निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो देख लीजिएगा, इसको रूट निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब ये 17 √17 इंटू √17 क्या क्या बनेगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, √2 इंटू √2 2 इंटू में कितना 2 इंटू में कितना 17, तो ये नीचे लिखा है 68 और ऊपर भी 68 है, ये कट के कितना बन जाएगा 1, यानी कि जो cos थीटा की वैल्यू है 1 के बराबर आ जाएगी, तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, जो थीटा हो जाएगा वो 0 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि cos कितने का मान 1 होता है, तो आंसर होगा 0 डिग्री का मान 1 होगा। तो ए और बी के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो ये होता है फार्मूला निकालने का। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि दो लाइनों के बीच जो एंगल बनता है वो दोनों लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल हैं उनके बीच जो एंगल बनता है उसी के इक्वल होता है। तो ये दोनों लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, इसके लिए आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो सब आपको जानना पड़ेगा। और ये सब जानने के लिए आप जो है हमारे पीछे के जो सेट EY EZ EX कंप्लीट हुए हैं वहाँ पे जाएंगे तो हम वहाँ पे डिटेल से ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर का था ना, ये 1 नहीं ये 2 नंबर का क्वेश्चन था जो है, तो इसको ऐसे ही कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ही हो जाएगा। cos थीटा का डायरेक्ट फार्मूला भी आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगर आपके ये पॉइंट दिए हों तो वहाँ पे आप डायरेक्शन रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, और सीधा यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं। तो आंसर आएगा इसका 0 डिग्री। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे के जो है वो ये डी पार्ट था, अब तीसरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है और ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन के जो है ए पार्ट में बोल रहा है कि प्रूव दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि हमें प्रूव करना है कि एक सेट दिया है उसके इक्विवेलेंस रिलेशन की जो संख्या है वो 2 के इक्वल है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि प्रूव दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट 1 2 3, एक सेट है 1 2 3, इस पर एक रिलेशन इस पर जो रिलेशन इक्विवेलेंस वाले बनेंगे उनकी संख्या 2 होगी इफ़ इंक्लूडिंग 1 2 एंड 2 1 इज़ 2। यानी कि वो ये कह रहा है कि
हमारे पास एक सेट दिया गया है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। इस सेट के अंदर है 1 2 और 3। इस सेट पे अगर हम इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 और 2, 1 को सम्मिलित करते हुए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन की जो संख्या होगी वो 2 होगी, ऐसा हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो इस सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, यानी कि ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, और वो जो रिलेशन बने उस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके अंदर 1 2 2 1 जरूर आए। ठीक है, तो देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला जो बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट के अंदर, वो क्या बनेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी हो, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होगा कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। तो एक रिलेशन बनाते हैं जो इक्विवेलेंस होगा, और वो ऑर्डर पेयर अपने 1 2 और 2 1 इनको जरूर रखना है। ठीक है, इनको रखते हुए 2 ही बन सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा हमें प्रूव करके बताना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं 1 1, फिर कितना 2 2, फिर ये 3 3। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन ये जो रिलेशन बना हुआ है वो इसके बिना बना हुआ ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको मिला के अगर बनाते हो तो 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। तो इनको मिलाते हैं, चलिए इनको मिलाना शुरू करते हैं। तो 1, 2 भी ले आए इस अपने रिलेशन में, और 2, 1 भी लेके आए हैं। तो क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? अगर है तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका है, इनको शामिल करते हुए इस सेट के लिए चेक करते हैं। यहाँ तक तो था ही है, यहाँ तक तो था ही है। इन दोनों का आने से क्या हुआ कि अब ये तुम्हारा सिमेट्रिक है क्या भाई? यहाँ तक तो रिफ्लेक्सिव है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? ए बी आया है, उसका उल्टा बी ए भी आ गया है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? यहाँ तक तो वो पास है, क्योंकि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब है। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो ये तो अपना ए बी हो जाएगा, ये अपना बी सी हो जाएगा। तो इसके लिए जो ए सी होना चाहिए 1, 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। अब इसको बी सी ए बी बी सी मानेंगे भाई। देखिए ट्रांजिटिव में यही करते हैं ना, ट्रांजिटिव में जो है हम हर एक एलिमेंट को ए बी बी सी मानते हैं। यहाँ तक आइडेंटिटी रिलेशन था, तत्समक संबंध था, इसलिए यहाँ हो गया, मतलब है ये अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। इन्हीं दोनों के ऊपर डाउट था, तो इनको लाने के बाद हम लोग चेक कर लिए। तो इसके लिए तो ट्रांजिटिव बन रहा है। इसके लिए देखते हैं, तो जब ये हमारा ए होगा, ये बी होगा, तो बी सी कौन होगा? जो 1 से शुरू होगा। तो ये है 1 से शुरू, तो ये हमारा बी सी हो जाएगा। तो उसके लिए ए सी कौन होगा? ए सी हो जाएगा 2 और कितना 1, तो 2 1 इस रिलेशन में आ रहा है। तो मतलब एक रिलेशन हमारा ये जो बना है, जिनमें हम 1 2 और 2 1 को शामिल किए हैं, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट के लिए। वो कह रहा है कि एक और बन सकता है बस, यानी कि टोटल 2 बनेंगे। तो एक दूसरा देखिए बनाते हैं दूसरा। अब हमारे रिमेनिंग कौन से बच गए हैं? रिमेनिंग हमारे कौन से ऑर्डर पेयर हैं, इसको भी तो देख लेते हैं एक बार। तो रिमेनिंग ऑर्डर पेयर हमारे बचे कौन से भाई? और क्या पॉसिबल जो है हमारे ऑर्डर पेयर बन सकते हैं इस सेट से? तो रिमेनिंग ऑर्डर पेयर, रिमेनिंग ऑर्डर पेयर क्या है, यानी कि बचे हुए जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है? तो बचे हुए में हमारा हो जाएगा, देखिए सब आ चुका है। तो यहाँ पे 1 3 नहीं आता है, ये नहीं आता। अब 1 3, तो उसका उल्टा 3 1 भी, 2 3 भी नहीं दिख रहा है, तो 2 3 को भी हमारा बचा हुआ है, और उसका उल्टा 3 2 भी बचा हुआ है। अब इनको भी मिला के एक रिलेशन बनाते हैं, और उनमें ये भी आ जाए, तब क्या रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। तो एक और रिलेशन बनाएंगे। चलिए R1 था, एक दूसरा रिलेशन बना लेते हैं R2। तो इसको ऐसे उतार देंगे 1 1 2 2 3 3, फिर उसके बाद 1 2 2 1। तो यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम लेके आते हैं 1 3 को। अब देखिए जब 1 3 को लेके आएंगे तो 3 1 को भी लाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तभी ये सिमेट्रिक बनेगा। अब सिमेट्रिक बन जाएगा। अब ये क्या ट्रांजिटिव है उसके लिए चेक करते हैं। यहाँ तक तो था ट्रांजिटिव, यहाँ तक था। अब यहाँ से देखिए ये हमारा ए बी होगा तो बी सी हो जाएगा, तो ए सी के लिए 1 1 मिल गया। ठीक है, अगर हम इसको ए बी मानते हैं, अगर ये हमारा ए और बी हो गया, तो बी सी हमारा कौन सा होगा? जो 1 से शुरू होगा। तो 1 से शुरू है ये अपना बी, और यहाँ पे सी। तो ए सी के लिए कौन होना चाहिए? ए सी के लिए 3 और 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन R2 बना है ये अभी ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव तब होगा जब हमारे पास ए सी आ जाएगा, मतलब 3 और 2 आ जाएगा। तो 3 और 2 को भी लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 और 2 को भी लेके आए। अब अगर 3 और 2 को लाए हैं तो इसका उल्टा 2 और 3 नहीं आएगा,
तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2,3 को भी लेके आना पड़ेगा, तो 2,3 भी लाएँ। अब जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक रास ए यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन बन चुका है, और यूनिवर्सल रिलेशन बनने के बाद जो है अब उससे ज़्यादा कोई भी रिलेशन जो है पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन होता है किसी भी सेट के लिए। अब चेक कर लेते हैं कि अगर ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा तो कह देंगे कि चूंकि हमने बता ही दिया कि ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो किसी भी सेट के लिए जो सबसे बड़ा रिलेशन बनता है वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अब यूनिवर्सल रिलेशन से बड़ा कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि ये सबसे बड़ा रिलेशन हो सकता है, इसके बाद कोई और रिलेशन नहीं बन सकता है। तो चेक करेंगे कि अगर ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा तब तो ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, और एक इक्विवेलेंस रिलेशन ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं। तो कहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पे देखे थे हम, जो है यहाँ तक हो गया था, तो 3 2 को हमें लाना पड़ा था। तो अगर हमारा ये ए बी हो जाएगा तो बी सी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसके लिए ए सी 3 यहाँ पे उपस्थित है। अब इसको ए बी मान लेते हैं, तो ए बी ये हो जाएगा ए बी, तो बी सी कौन हो जाएगा, जो 3 से शुरू हो, तो 3 से ए बी शुरू है। तो देखिए यहाँ पे ए बी, तो बी सी, तो ए सी कौन 2,2 वहाँ पे मिल रहा है। तो हर एक एलिमेंट के लिए ए बी बी सी सी ए है, ए बी है बी ए है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन बन के आया हुआ है, जिसके अंदर हमारे 1 2 और 2 1 आए हुए हैं, ऐसे कुल इक्विवेलेंस रिलेशन की जो संख्या है वो टोटल कितने निकल के आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब ट्राई भी नहीं कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा रिलेशन बन सकता है, क्यों, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल रिलेशन आ चुका है। यूनिवर्सल रिलेशन किसी भी सेट के लिए सबसे बड़ा रिलेशन होता है, उसके आगे कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता है। तो ठीक है, तो इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले पार्ट पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वह कौन सा अंतराल है जिसके अंदर ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, और किस इंटरवल के अंदर ये डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग को हिंदी में बोलते हैं वर्धमान, एंड डिक्रीजिंग को बोला जाता है ह्रासमान। तो कौन से अंतराल में ये हमारा जो गिवन जो दिया गया फलन है वो वर्धमान है और ह्रासमान है, तो अंतराल आपको निकालना है। तो जब कभी भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करता है तो आपको एफ डैश एक्स निकालने की ज़रूरत पड़ती है। क्या करते हैं, अंतराल निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, और उन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करके अपने नंबर लाइन को इंटरवल में ब्रेक कर लेते हैं। अब एक एक इंटरवल से एक एक वैल्यू को उठा के अपने एफ डैश एक्स में रखेंगे। जिस अंतराल में, जिस इंटरवल में अपना एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, उस इंटरवल में अपना जो एफ एक्स फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, और जिसमें एफ डैश एक्स निगेटिव होगा उसमें अपना जो एफ एक्स होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यही है हमारा यहाँ पे प्रोसेस। तो सबसे पहले निकालेंगे एफ डैश एक्स को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अपना एफ एक्स किसके बराबर है, तो जो एफ एक्स है वो अपना एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में कितना है 6 है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, मतलब डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड का, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x माइनस 4, और 6 का कितना होता है यहाँ पे 0। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट के लिए अपने एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एफ डैश एक्स अपना 2x माइनस 4 के इक्वल है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा, एंड x इक्वल टू हो जाएगा 4/2, एंड x इक्वल टू हो जाएगा अपना कितना 2। तो x की वैल्यू 2 के इक्वल आ चुके हैं, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 2। तो ये x बराबर 2 जो आया है इसको अपने नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे नंबर लाइन बना लेंगे एक ऐसे, और जो है यहाँ पे प्लॉट करेंगे इसको। देखिए कैसे ऐसे करते हैं इसको, जो है नाउ यहाँ पे अंतराल बनाएंगे। तो ये अपना प्लस का इनफाइनाइट और अपना यहाँ का ये माइनस का इनफाइनाइट। तो x बराबर 2 निकला है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 2। तब ये जो अंतराल, ये जो नंबर लाइन है 2 इंटरवल में ब्रेक हो गया। एक इंटरवल अपना ये है और एक इंटरवल अपना ये है। तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल अपना है, यहाँ पे जो x होगा वो देखिए 2 से बड़ा होगा, ठीक है, और इनफाइनाइट से क्या होगा छोटा, यानी कि 2 से लेके कहाँ तक हो गया, ये इनफाइनाइट तक हो गया।
और ये जो अंतराल है वो अपना -∞ से लेके कहाँ तक है, 2 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ हमको यहाँ पे करनी होती है। तो कौन से इंटरवल में ये हमारा फंक्शन है, तो अगर यहाँ पे 2 लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे ये वाला इंटरवल लगा लेंगे, उसमें क्या है 2 या 2 से अधिक। तो 2 को नहीं लेंगे क्योंकि उससे f' 0 के बराबर f' 0 2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पे f' 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नहीं लेना है। तो इस इंटरवल से कोई एक वैल्यू उठा के रखते हैं। ठीक है, तो क्या रखेंगे, 2 से बड़ा कोई नंबर रख लेंगे, 3 रखेंगे अपने f' में। यहाँ पर लिख देंगे पुट, यहाँ पर लिख देंगे क्या, पुट x = 3 which is belonging in interval to infinite, देन f'(x) क्या कर लेंगे यहाँ पे f'(x) निकालेंगे तो क्या आएगा f'(x) पॉजिटिव की निगेटिव, रखेंगे कितना 3, अपना f'(x) क्या है ये है, तो 3 रखेंगे तो 3 2 जा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 × 3 माइनस में 4 6 - 4 = 2 which is पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ पे f'(x) क्या आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो यहाँ से अगर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होगा, अगर यहाँ पे लीनियर फंक्शन बना हुआ है तो फैक्टर लीनियर है तो यहाँ पे लिख देंगे। तो इट मीन्स इन इंटरवल 2 to infinite f(x) be इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस इंटरवल में f(x) इंक्रीजिंग होगा एंड अब इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव, दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एंड इन इंटरवल, अरे यार कितनी बार इंटरवल लिखेंगे, एंड इन ऐसे लिख देंगे सीधा एंड इन x बिलोंगिंग ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, -∞ टू फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एक निकालेंगे तो एक अपने आप निकल जाएगा। तो हमने इसको निकाल लिया, कहाँ गया 3 पे निकाल लिया, तो इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग हो गया है, जो कि यहाँ पे लिख दिया हूँ कायदे से। ये सब लिखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ऐसे जैसे यहाँ पे लिखे हैं ऐसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और इस वाले इंटरवल में क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का अपना, क्वेश्चन नंबर चौथे का ये रहा बी वाला पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चौथे के सी वाले पार्ट पे।